वॉशिंगटन डीसी के हडसन इंस्टीट्यूट में मंच सजा था न्यू इंडिया सम्मेलन का। मंच पर थे आरएसएस से बीजेपी की यात्रा कर चुके राम माधव। राम माधव ने जो कहा उसका मतलब यही था कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय हितों के मामले में ट्रंप प्रशासन के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। यह बात सामान्य तौर पर विपक्ष कहता रहा है, लेकिन अपना ही कोई अगर कहे तो बात गंभीर हो जाती है। राम माधव का यह बयान सोशल मीडिया पर आया और कांग्रेस ने इसी को आधार बनाकर चढ़ाई कर दी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसी बहाने आरएसएस को नया नाम दे दिया, राष्ट्रीय आत्मसमर्पण संघ। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, राम माधव ने संघ का असली चेहरा उजागर कर दिया है। We lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? That's a big question. Briefly, I know earlier today, for example, we got into some of the history of... हालांकि इस बयान की गंभीरता राम माधव पहले ही भांप चुके थे। उन्होंने डैमेज कंट्रोल करते हुए एक पोस्ट की और माफी मांग ली। माफीनामे में राम माधव लिखते हैं, उन्होंने जो कहा वह गलत था। भारत ने रूस से तेल का आयात रोकने पर कभी सहमति नहीं दी। साथ ही 50% टैरिफ लगाए जाने का जोरदार विरोध भी किया गया था। वह दूसरे पैनलिस्ट की बात के जवाब में बस एक सीमित तर्क देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तथ्यों के लिहाज से उनकी बात गलत थी। इसके लिए वह माफी मांगते हैं। इस घटना ने इस बहस को भी जन्म दे दिया कि क्या भाजपा के अंदर खाने भी ऐसी बातें हो रही हैं जो देश की विदेश नीति की विफलताओं से जुड़ी हैं। क्या वाकई में भारत ने पूरी तरह से अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है? क्या यह बात वाकई में सही है कि अमेरिका के दबाव में ही मोदी सरकार ने न केवल ईरान से तेल खरीदना बंद किया, बल्कि रूस से आयात पर भी ब्रेक लगा दिया था? राम माधव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा कूटनीति और रणनीतिक संतुलन को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। राम माधव ने जो कहा उसे समझने के लिए चलते हैं थोड़ा पीछे, 2018 में। उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर पहला कार्यकाल संभाल चुके थे। उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकाल लिया और मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू किया। लक्ष्य था ईरान के तेल निर्यात को जीरो कर देना। अमेरिका ने साफ कहा, सभी देशों को नवंबर 2018 तक ईरान से तेल आयात जीरो करना होगा, वरना सेकेंडरी सैंक्शंस लगेंगे। भारत ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार था। 2017-18 में ईरान से हमने 18 से 23 मिलियन टन तेल खरीदा, जो हमारे कुल आयात का करीब 10 से 11% था। ट्रंप प्रशासन ने शुरू में 8 देशों को 6 महीने की छूट दी, जिसमें भारत भी शामिल था, लेकिन मई 2019 में यह छूट खत्म कर दी जाती है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ किया कि कोई और छूट नहीं मिलेगी। नतीजा क्या हुआ? मई 2019 से भारत ने ईरान से तेल खरीदना पूरी तरह से बंद कर दिया। उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि ईरान के तेल निर्यात को जीरो करना उनकी नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है। ईरानी तेल सस्ता और हमारे कुछ रिफाइनरियों के लिए सुटेबल था। अचानक शिफ्ट करने से सप्लाई चेन प्रभावित हुई। हमें सऊदी अरब, इराक और दूसरे देशों से महंगा तेल खरीदना पड़ा। कुछ अनुमानों के मुताबिक ये शिफ्ट भारत को तेल आयात बिल पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता था। हालांकि सरकार ने डाइवर्सिफिकेशन से इसे बैलेंस किया, लेकिन विपक्ष सहित कुछ विशेषज्ञ यह बार बार कहते रहे कि यह फैसला बाजार की कीमत से ज्यादा अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में लिया गया था। फिर 2026 में जब अमेरिका ईरान तनाव चरम पर था और होर्मुज स्ट्रेट बंद करने की बात हुई, भारत ने 7 साल बाद फिर से ईरानी तेल खरीदा, लेकिन वो भी अस्थायी छूट के तहत, यानी दबाव हमेशा बना रहा और यह दबाव अमेरिका का ही था। अब आते हैं रूस पर। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। यूरोप और अमेरिका ने रूस पर सैंक्शंस लगाए। यूरोप ने रूसी तेल खरीदना घटाया तो रूस ने एशिया को डिस्काउंटेड तेल ऑफर किया। भारत के लिए ये सुनहरा मौका था। 2021 में रूस से हमारा तेल आयात महज 2% था। 2023 से 24 तक ये 35 से 40% हो गया। हमने अरबों डॉलर बचाए क्योंकि रूसी तेल ब्रेंट क्रूड से सस्ता था। ऊर्जा, वायु प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले संगठन सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक
युद्ध शुरू होने से अब तक भारत ने रूस से 168 बिलियन डॉलर का तेल खरीदा। इससे हमारी तेल आयात लागत घटी, पेट्रोल डीजल की कीमतें कंट्रोल में रही। लेकिन अमेरिका को यह सब पसंद नहीं आया। 2025 में ट्रंप ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ प्लस अतिरिक्त 25% पेनाल्टी टैरिफ लगाया। खासकर रूसी तेल खरीद के लिए कुल 50% का टैरिफ भारत पर लाद दिया गया। ट्रंप ने बार बार कहा, मोदी अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मुझे खुश करने का वादा किया है। भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। उन्होंने ट्रेड डील में यह क्लेम किया। नतीजा क्या हुआ? 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी तेल खरीदना कम कर दिया। रिलायंस, आईओसी जैसे बड़े प्लेयर्स ने रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी कंपनियों से डील्स रिव्यू की। यूएस तेल आयात बढ़ा, लेकिन भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर रोकने की सहमति नहीं दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, हमारी ऊर्जा सुरक्षा बाजार आधारित है, किसी परमिशन पर नहीं है। 2026 में जब ईरान संकट से ग्लोबल सप्लाई प्रभावित हुई, अमेरिका ने खुद भारत को 30 दिन की छूट दी ताकि रूसी तेल खरीदा जा सके। यानी दबाव तो है, लेकिन जरूरत पर फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। जब रूसी तेल कम हुआ तो महंगे विकल्पों जैसे यूएस और सऊदी पर निर्भरता बढ़ गई। राम माधव ने कहा कि भारत ने ईरान से तेल बंद किया, रूस से स्केल डाउन किया, 50% टैरिफ स्वीकार किया, फिर भी अमेरिका के साथ हम कहां कम कर रहे हैं। ये बयान विपक्ष के लिए गोल्डन चांस था। कांग्रेस ने कहा यह सरेंडर की पॉलिसी है, लेकिन राम माधव ने तुरंत माफी मांगी और लिखा, मेरी बात गलत थी, भारत ने रूस से तेल रोकने पर कभी सहमति नहीं दी। इस पूरी बहस और विवाद के बाद भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी नीतियों पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। द लेंस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।